learners, this is Neha Iqbal, your social science educator. Today I am here with the new series of lectures, that is the age of revolutionaries of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. Children, I hope you must have watched my previous video of the chapter, that is part 2. If you haven't watched yet, kindly see it once so that you can get the third part of the chapter easily. So let's begin with the topic. The age of revolutionaries. Children, over here the word age, it means कि जो यूरोप में इतने सारे रेवोल्यूशंस चल रहे थे, रेवोल्यूशंस के बाद एक ना एक रेवोल्यूशन हो ही रहा था, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर दौर के लिए इन्होंने यहाँ एज वर्ड यूज किया है, द एज ऑफ रेवोल्यूशनरीज. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रेवोल्यूशन. व्हाट वाज इट? द फ्रेंच रेवोल्यूशन. नाउ चिल्ड्रन, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज जुलाई रेवोल्यूशन. इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है बच्चे अक्सर उसको आपका लुइस 16 वाले रेवोल्यूशन से जोड़ देते हैं. ये दूसरा है. इट वाज हेल्ड इन 1830. हम यहाँ एक दौरे की बात करें जो हमारा 1830 से लेकर 1848 तक चला था. नाउ ऑफ कोर्स द नेम इज सजेस्टिंग इट वाज हेल्ड इन फ्रांस. अब यहाँ क्या था, लोगों ने यहाँ भी लुइस फिलिप से कॉन्स्टिट्यूशन मांगा था, तो लुइस फिलिप ने भी क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दे दी थी. यहाँ के मोनार्क ऑब्वियसली कौन थे? लुइस फिलिप थे उस वक्त. तो चिल्ड्रन, ये था सिर्फ एक छोटा सा पार्ट अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज जुलाई रेवोल्यूशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेवोल्यूशन. दैट वाज द बेल्जियम रेवोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज ब्रुसेल्स रेवोल्यूशन. कुछ नहीं, इसमें जरा सी एक लाइन है जो आपने याद रखना है कि बेल्जियम के लोगों ने अपने आप को अलग करने की मांग करी थी. किससे? आपके यूनाइटेड किंगडम से. यहाँ ये अलग हो गए थे, बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया था. नाउ द लास्ट, ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पर्पस. यहाँ आपको सिर्फ यही रेवोल्यूशन है जो याद रखना है. नाउ ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, नाम से ही पता चल रहा है किस चीज की लड़ाई थी? इंडिपेंडेंस. किसको चाहिए था? ग्रीस को. किससे चाहिए था? ऑटोमन एम्पायर से, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर डोमिनेटिंग एम्पायर था ग्रीस के ऊपर. अब यहाँ ग्रीस भी एक अपना खुद में ही अपना एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कल्चर है. देखा जाए तो ऑटोमन एम्पायर भी ये इस्लामिक कल्चर है. तो यहाँ दोनों की तरफ से ही मतलब ग्रीस कहीं ना कहीं नहीं उनके प्रेशर में आना चाहते थे, नहीं डोमिनेट होना चाहते थे ऑटोमन एम्पायर से. उन्होंने कहा कि अब हमें भी इंडिपेंडेंस दे दो. जब उन्होंने देखा इतने रेवोल्यूशन चल रहे हैं तो हम क्यों पीछे हटे, हम भी अपने आप को अलग करने की मांग कर लेते हैं ऑटोमन एम्पायर से. तो यही ये हुआ, और यहाँ पर बहुत सारे पोएट्स, आर्टिस्ट, सब ने इस वॉर को सपोर्ट किया था. इवन जो हमारे लॉर्ड बायरन थे, उन्होंने तो फंड भी अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज किया था, एंड ही वेंट टू फाइट इन द वॉर. और अल्टीमेटली ऑटोमन एम्पायर ने अपनी हार मानी. फाइनली ग्रीस वाज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन थ्रू द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल व्हिच वाज साइंड इन 1832. अगेन, व्हाट इज कॉन्स्टेंटिनोपल? इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस. एंड ट्रीटी, अ रिटन डॉक्यूमेंट जो साइन किया गया था, एंड इन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ग्रीस वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. फिर ऑटोमन एम्पायर का डोमिनेशन नहीं था. चिल्ड्रन, ये जो हमने देखा कि इतने रेवोल्यूशंस चले आ रहे थे, ये रेवोल्यूशंस कर कौन रहा था? ऑफ कोर्स, वन साइड दे वर कंजर्वेटिव एंड ऑन द अदर साइड revolutionaries. Now they were known as nationalists also. अभी चिल्ड्रन, हमने देखा कि रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशन चल रहे थे फ्रांस में. इस वक्त, इस टाइम पे हमारे ड्यूक मेटरनिक ने एक सेंटेंस बोला था, whenever France sneezes, full Europe gets cold. Simple. इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि फ्रांस अगर थोड़ा सा छींक देता है तो पूरे यूरोप में उसका वायरस फैल जाता है. इसका मतलब जब फ्रांस कोई रेवोल्यूशन करता है तो उसका वायरस सब जगह फैल जाता है. हमने भी पढ़ा जुलाई रेवोल्यूशन, वो क्या था? फ्रांस से ही देख के किया था.
फिर हमने पढ़ा बेल्जियम रेवोल्यूशन, वो क्या था, वो भी उन्होंने फ्रांस से ही देख के शुरू किया था। देन लास्ट हमने पढ़ा ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो भी क्या था, फ्रांस को देख के ही स्टार्ट हुआ था। तो एट दिस मोमेंट ड्यूक मेटरनिक सेड व्हेनेवर फ्रांस स्नीजेस full Europe gets cold. Children, here goes one mark question again. यहाँ ये पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? It was given by Duke Metternich. So children, ये हमने देखा इतने रेवोल्यूशन चल रहे थे, अभी एक नया दौर आ गया था। अब लोगों को ऐसा लगा कि हम क्यों नहीं ये विदाउट वॉर वेपन्स जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन होता है, हम इनके बिना ही नेशनलिज्म की फीलिंग्स लाने की कोशिश करें। तो चिल्ड्रन, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को बोला जाता है रोमांटिसिज्म। इट इज हियर रोमांटिसिज्म। नाउ व्हाट इज रोमांटिसिज्म? अब इसको आप मूवीज वाला रोमांस मत समझिएगा। रोमांटिसिज्म यहाँ एक कल्चरल मूवमेंट को बोला गया है जो आपकी फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म लेकर आता है थ्रू म्यूजिक, आर्ट, स्टोरीज, पोएट्री एटसेट्रा। नाउ चिल्ड्रन, इन्होंने क्या किया, जब ये रोमांटिसिज्म चला, जब ये कल्चरल मूवमेंट चला, तो इन्होंने यहाँ साइंस एंड रीजंस की हेल्प नहीं ली। साइंस एंड रीजंस मींस कोई वेपन नहीं, कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं, कोई आर्म्स नहीं, कोई वॉर नहीं। इनका मानना ये था कि क्यों ना हम नेशनलिज्म की फीलिंग्स थ्रू म्यूजिक लेकर आए, थ्रू आर्ट, थ्रू स्टोरीज, थ्रू पोएट्रीज, राइट। ये एक अलग ही मूवमेंट चलाना चाह रहे थे, एक कल्चर की हेल्प लेना चाह रहे थे। देयर आर two examples in your book. One is of culture and another is of language. Abhi, let's talk about culture. By the name it is clear, culture they have talked about culture जो हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर कल्चर का जो एग्जाम्पल दिया था वो जोहान गॉटफ्राइड ने दिया था। इन्होंने कहा क्यों ना हम नेशनलिज्म की फीलिंग्स लेकर आए थ्रू म्यूजिक, आर्ट, स्टोरीज, पोएट्रीज एक्सेट्रा, राइट। ये एक्चुअली आपके जोहान गॉटफ्राइड, कैरोल कोरपिंस्की दोनों ही रोमांटिक आर्टिस्ट थे। तो जोहान गॉटफ्राइड ने क्या कहा, जोहान गॉटफ्राइड ने आपके टू कॉन्सेप्ट्स की बात की है। वन इज दास वोक एंड अनदर इज वोकजीज। नाउ दास वोक में इन्होंने कहा, दास वोक मीन्स होता है कॉमन पीपल। इनका कहना ये था कि अगर आपको नेशनलिज्म की फीलिंग्स लेकर आना है तो क्यों ना आप कॉमन पीपल के बीच में जाके देखो, वो जो कल्चर है वही एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स लेकर आएगा। जो कल्चर आपको वहां देखने को मिलेगा वो आपको किसी राजा महाराजा के नहीं देखने को मिलेगा। अगर रियली आप नेशनलिज्म की फीलिंग्स चाहते हैं तो कॉमन लोगों के बीच में जाओ, उनका कल्चर समझो, उसके थ्रू ही आएगी नेशनलिज्म की फीलिंग्स। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही टॉक्ड अबाउट दैट वाज वोकजीस्ट। नाउ वोकजीस्ट इन्होंने कहा कि कल्चर एक ऐसी चीज है, कल्चर इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। अगर हम इसको समझ लें, कल्चर को अपने बीच में ले आए तो हमारे मतलब कल्चर एक ट्रू स्पिरिट बन सकता है नेशनलिज्म की फीलिंग्स लाने के लिए। चिल्ड्रन, तो ये तो थे जोहान गॉटफ्राइड के कॉन्सेप्ट। उन्होंने जो कल्चर की बात की है, कल्चर का जो एग्जाम्पल लिया है वो दो तरीके से लिया है। वन इज दास वोक, अनदर इज वोकजीज। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कैसे, लैंग्वेज को कैसे हथियार बनाया गया नेशनलिज्म की फीलिंग्स लाने के लिए। चिल्ड्रन, एक्चुअली क्या था, लैंग्वेज एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स लाने की मदद कर रहा था। कैसे, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है पोलैंड का। चिल्ड्रन, पोलैंड को ना अलग कर दिया गया था रैप से। नाउ व्हाट इज रैप? इन आवर प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट इट। रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया। अब ये क्या थे, ग्रेट पावर्स वाले लोग थे, इनके पास बहुत पावर हुआ करता था। अब रशिया ने क्या किया, पोलैंड वालों पे डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया और रशियन जो लोग थे उन्होंने पोलैंड के लोगों से कहा कि आपको पॉलिश लैंग्वेज बैन करनी पड़ेगी बोलना। अब आप रशियन लैंग्वेज बोलेंगे, पोलैंड वालों को पसंद नहीं आया। चिल्ड्रन, इवन
बहुत सारे बिशप्स, आपके प्रीस्ट, इन सबको जेल में डाल दिया गया था. Why? Because they were not ready to speak रशियन लैंग्वेज. उन्होंने कहा तुम कितना भी कुछ कर लो, हम अपनी लैंग्वेज बोलेंगे. तुम कितने भी लोगों को जेल में डाल दो, मार दो, आप हमें भले ही अपने आप से अलग कर दो, लेकिन हमारी लैंग्वेज को हमसे नहीं छीन सकते. और वही हुआ. लैंग्वेज को यहाँ वेपन बनाया गया. किस लिए? ताकि नेशनलिज्म की फीलिंग्स लोगों में बनी रहे. यहाँ किसकी हेल्प ली थी? पॉलिश लैंग्वेज की हेल्प ली थी. तो हमारे जो कैरोल कुर्टपिंस्की थे, वो भी एक रोमांटिक आर्टिस्ट थे. इन्होंने भी ये पूरा लैंग्वेज के जो स्ट्रगल है, इसको ओपेरास के थ्रू सेलिब्रेट किया. इन्होंने भी म्यूजिक के थ्रू उसको सेलिब्रेट किया, डांसेस के थ्रू सेलिब्रेट किया. अब चलिए देखो कैसे. अब हम अपना ही एग्जाम्पल ले लें. आपने देखा होगा जब कभी भी हम पैट्रियोटिक सॉन्ग सुनते हैं, स्पेशली जब हम अपना नेशनल एंथम सुनते हैं, तो नेशनल एंथम सुनते वक्त या उसको गाते वक्त हमारे एक अंदर ना देशभक्ति वाली फीलिंग्स अपने आप आ जाती है. आपने देखा है इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर जब सॉन्ग्स बजते हैं, डांस होता है, तो हमारी एक फीलिंग्स अलग होती है हमारी इंडिया, हमारे नेशन के लिए. तो ये क्या है? ये एक कल्चरल मूवमेंट ही तो है जो हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स लेकर आ रहा है. तो यहाँ भी क्या था? यहाँ पे भी तो कल्चर को एक वेपन बनाया गया है. यहाँ पे भी तो लैंग्वेज को एक वेपन बनाया गया है. यहाँ कोई वॉर नहीं हुआ है, यहाँ कोई आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया है. आपके कल्चर और लैंग्वेज के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग्स को स्प्रेड किया जा रहा था. So children, that's all about romanticism. So children, let's talk about another topic. अब हमने देखा कि इतना सब कुछ चल रहा था, रेवोल्यूशन पे रेवोल्यूशंस हो रहे थे, लड़ाई हो रही थी, वॉर्स हो रहे थे, नेशनलिज्म की फीलिंग्स लाने के लिए कल्चरल मूवमेंट चल रहे थे. तो चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स जहां पर भी इतने वॉर्स चलते हैं, इतने रेवोल्यूशंस होते हैं, वहां पर सिचुएशन खराब होती है. वहां पर आपकी इकोनॉमिकली स्कार्सिटी आ जाती है. कुछ ऐसा ही यही हमारा टॉपिक है, दैट इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. अब चिल्ड्रन देखो, बाय द नेम इट इज क्लियर, हंगर एंड हार्डशिप की बात कर रहे हैं. इतनी भूखमरी और इतना हार्डशिप क्यों थी? देयर वर मेनी रीजन. सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का. What were the causes of hunger, hardship and popular revolt? So children, causes की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है increase in population. Population जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी. Population बढ़ रही थी. लोग क्या हो रहे थे? Migrate हो रहे थे. लोग माइग्रेट हो रहे थे. कहाँ से? They were migrating from rural to urban areas. Now आप सोच रहे होंगे कि मैम ये माइग्रेट क्यों हो रहे थे? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए थी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था. लोगों के पास जॉब ही नहीं थी. फॉर द सेक ऑफ जॉब्स दे वर मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज. अब जब लोगों के पास जॉब नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, तो ऑफ कोर्स क्या होने वाला था? पॉवर्टी की सिचुएशन आ गई थी, गरीबी आ गई थी. नेक्स्ट रीजन इकोनॉमिक हार्डशिप और हंगर का क्या था? कि जो प्राइजेस थे फूड के वो बढ़ते जा रहे थे. क्यों बढ़ रहे थे? ड्यू टू दी क्रॉप फेलियर. अब क्रॉप फेलियर होने के भी बहुत सारे रीजंस थे. हो सकता है ड्रॉट हो गया, हो सकता है आपका हेल बढ़ गया हो देयर कैन बी मेनी रीजन. सो चिल्ड्रन, एक तो ये था कि प्राइजेस बढ़ रहे थे फूड के. अब लोग खाएं क्या? ऑलरेडी गरीबी थी, लोगों के पास जॉब नहीं था. जॉब ढूंढते हुए वो रूरल से अर्बन एरियाज में जा रहे थे. नाउ चिल्ड्रन, स्टिफ कंपटीशन मींस टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था. जितने भी हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, क्योंकि बाहर से जब चीप प्रोडक्ट्स आने लगे थे, चीप रेट पे प्रोडक्ट्स आने लगे थे, तो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बड़ा नुकसान हुआ था. वो नहीं फेस कर पा रहे थे न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, वो नहीं फेस कर पा रहे थे इस कंपटीशन को. तो क्या हो रहा था? जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको क्या हो रहा? लॉस हुआ.
लॉस हुआ किस चीज का? पैसे का। उनके पास पैसे नहीं थे, तो अल्टीमेटली बात घूमकर कहाँ आती है? अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाती है। नाउ प्रेजेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। अब अभी देखो एरिस्टोक्रेसी कौन है? जो अल्ट्रा रिच पीपल होते हैं, उनके हाथ में अभी भी क्या था? पावर था। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर इनके हाथ में पावर है तो हमारे जो पुअर पीपल हैं, जो पेजेंट्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, उनको तो आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलना था। नाउ नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ फूड। क्रॉप फेलियर था, इसलिए वहां पर शॉर्टेज ऑफ फूड भी थी। अब इतनी सारी चीजें होने के बाद कोई भी पर्सन कैसे सरवाइव करेगा? अब यही कारण थे कि ये हमारे और रिवोल्ट्स की तरफ चला गया। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। ऐसा ही एक रिवोल्ट आपका 1848 में हो गया था। ड्यू टू दीज ऑल रीजंस, पॉपुलेशन जो पेरिस की थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, बहुत ज्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन हो चुका था। उन्होंने अल्टीमेटली रिवोल्ट किया। जब रिवोल्ट किया तो उन्होंने बैरिकेड्स भी लगा दिए। अब बैरिकेड्स लगाए तो आप लुइस फिलिप जो थे वो इन सब चीजों को देख के डर गए थे। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल लुइस 16 का हुआ था वही सेम मेरे साथ ना हो जाए। तो लुइस फिलिप ने क्या किया? लुइस फिलिप वहां से भाग गए। ही फ्लेड। उन्होंने कहा जिससे कि पहले ये जो लोग हैं वो मेरे ऊपर अटैक कर दे, मैं यहाँ से भागी जाता हूँ। और वो वहां से भाग गए। नाउ चिल्ड्रन, अब क्या होने वाला था? अभी 1848 का जो रिवोल्ट हुआ था वो दो इंसिडेंट्स की वजह से हुआ था। पहला था पेरिस रिवोल्ट, अनदर वाज रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब आप बात करो पेरिस रिवोल्ट, ये किसने किया था? अभी अभी हमने डिस्कस किया, लेड बाय पुअर पीपल। और रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल ये जर्मनी में हुआ था। नाउ फाइनली क्या हुआ? हमारे यहाँ से लुइस फिलिप तो भाग गए, अब तो कोई था भी नहीं। तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर कर दिया फ्रांस को? इट वाज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स फ्री, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। वोटिंग राइट्स भी मिले। बट चिल्ड्रन देखो यहाँ पर वोटिंग राइट्स आपके सिर्फ मेल्स को मिले थे, दैट टू जो आपके 21 इयर्स अबव थे। राइट, यहाँ आपकी विमेन की बात कहीं भी नहीं हुई है। और यहाँ आपकी सिर्फ और सिर्फ उन मेल्स की बात हुई है, दोज हु वर अबव 21 इयर्स। नाउ नेक्स्ट, राइट टू वर्क। सबको काम करने का हक दिया गया। बहुत सारे नेशनल वर्कशॉप्स को सेटअप किया गया ताकि लोगों को जॉब मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और लोगों को जॉब्स भी मिलने लगी थी। सो दैट्स ऑल अबाउट हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इन सब की वजह से हमारे पॉपुलर रिवोल्ट्स हुए थे, जिनमें से एक तो हमारा पेरिस रिवोल्ट था एंड अनदर वाज रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल। और पेरिस रिवोल्ट हमारे पुअर पीपल ने चलाया था, और रेवोल्यूशन जो चला था एक और बाय द लिबरल्स, ये हमारा जर्मनी में चला था। तो चलो ये तो थी सारी लड़ाई, रेवोल्यूशंस थे सारे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपब्लिक। लोगों को रिपब्लिक चाहिए था, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। अब हम बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक की तरफ, दैट इज सिलेसियन वीवर्स अपराइजिंग 1845। सो चिल्ड्रन, ये जो सिलेसियन वीवर्स का जो रिवोल्ट था वो उन्होंने अपने प्लेस सिलेसिया में चलाया था, इसलिए इसका नाम सिलेसियन वीवर्स रखा गया। अब चिल्ड्रन, ये किस चीज का रिवोल्ट था? क्यों लड़ रहे थे हमारे सिलेसियन वीवर्स? उसका एक कारण था, वहां का जो रिच कॉन्ट्रैक्टर्स थे जितने भी, वो उन्होंने हमारे जो सिलेसियन वीवर्स थे, जो कॉटन प्रोड्यूसर्स थे, उनसे ये प्रॉमिस किया था दैट दे विल बी पेड हाई वेजेस। नाउ चिल्ड्रन, ये रिच कॉटन कॉन्ट्रैक्टर्स कौन थे? ये आपके रॉ मटेरियल्स
सप्लाई करते थे सिलेसियन वीवर्स को, जिनको हम कॉटन प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। अभी जब ये वर्क करते थे तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वीवर्स को हम हाई वेजेस देंगे, बट कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनको डिसीव किया एंड दे डिडंट टर्न अप विद देयर प्रॉमिस, और उनको क्या किया, बहुत कम वेजेस दे दिए। अब चिल्ड्रन कम वेजेस दे दिए, ऑलरेडी वो सिलेसियन जो वीवर्स थे वो बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, तो थोड़ी बहुत जो उनको उम्मीद दिखी थी वो भी उन्होंने खत्म कर दी, और उनको बढ़ाने की वजह उनको जो वेजेस दिए वो कम दे दिए। चिल्ड्रन वेजेस किसको कहते हैं, सैलरी को कहते हैं, राइट। अभी क्या था, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, आपने प्रॉमिस किया, आपने प्रॉमिस तोड़ दिया, वेजेस कम कर दिए। एज अ रिजल्ट 4 जून at 2 PM सारे वीवर्स किसके घर गए, कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन में पहुंच गए, और वहां जब वो पहुंचे अपनी सारी डिमांड्स लेके कि नहीं भाई आपने हमको कम पैसे दिए हैं, आपने प्रॉमिस हाई वेजेस के लिए किया था, तो आप हमको हाई वेजेस दे दीजिए। लेकिन वहां जो कॉन्ट्रैक्टर था उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनको धुतकार दिया, दे वर स्कॉन्ड, उनको एक नफरत से ट्रीट किया और उनको डराया भी और धमकाया भी। अभी क्या था, जब इतना सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने कर दिया था तो वीवर्स ने क्या किया, दे एंटर्ड इनटू द हाउस, उनके घर में चले गए, सारा फर्नीचर तोड़ फोड़ दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, विंडोज तोड़ दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब ये सब देख के जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो थोड़े से डर गए और अपनी फैमिली को लेके वहां से चले गए। अब वो जब वहां से गए तो वो पास के गांव में पहुंचे और गांव के लोगों से मदद मांगी। अब गांव के लोगों को ये सब पता था कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया है वीवर्स के साथ। अब ऑब्वियसली वो उनका फेवर तो करते नहीं, तो गांव वालों ने आपके कॉन्ट्रैक्टर्स की हेल्प करने के लिए मना कर दिया। अब हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ पहुंचे, वो पहुंचे आर्मी के पास, राइट, ट्रूप्स के पास पहुंचे। अब उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद कर दीजिए, और आर्मी क्या है, रेडी हो गई हेल्प करने के लिए। और जब आर्मी रेडी हो गई हेल्प करने के लिए तो ये एक रिवॉल्ट का फॉर्म ले गई, एक रिवॉल्ट की फॉर्म में चला गया। अब इस रिवॉल्ट में एक तरफ वीवर्स थे, एक तरफ कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्मी पर्सन थे। इन लोगों ने मिलकर रिवॉल्ट किया, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपके वीवर्स को नहीं मिला, लेकिन उसमें आपके 11 वीवर्स को मार दिया गया था। तो चिल्ड्रन इसमें क्या था, एटलीस्ट वीवर्स जो थे उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी, भले ही उनके फेवर में वो ना रही हो, भले ही उनकी डिमांड्स फुलफिल ना रही हो, लेकिन उन्होंने इतना करेज दिखाया कि दे वेंट फॉर द रिवॉल्ट फॉर देयर राइट्स। Now we'll move on to the next topic of our chapter, that is the revolution of the liberals. कि लिबरल्स ने ऐसे कौन कौन से रेवोल्यूशंस चलाए थे, और ये लिबरल कौन थे, ये लिबरल पीपल वो थे जो फ्रीडम की बात करते थे, जो नेशनलिज्म की बात करते थे। तो इन्होंने कौन कौन से रिवॉल्ट चलाए, ऐसे ही कुछ इन्होंने केसेस दिए हैं। एक आपका केस ऑफ फ्रांस दिया है, दूसरा आपका केस ऑफ जर्मनी दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ फ्रांस। चिल्ड्रन एज वी नो कि जो भी फ्रांस में रेवोल्यूशंस चले वो सारे हमारे मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने चलाए थे। उन्होंने क्यों चलाए थे, जस्ट टू अबॉलिश दी मोनार्की। और क्या चाहते थे वो लोग, व्हाट वाज देयर एम, टू अचीव रिपब्लिक, फ्रीडम चाहते थे वो। तो ये हमने केस तो पढ़ लिया फ्रांस का, और जैसा कि हमको पता है कि जो कुछ भी फ्रांस करता था वो सब लोग करते थे। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे कि इटली, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रियो हंगेरियन, इन सब लोगों ने फ्रांस को फॉलो किया एंड दे वेंट फॉर वेरियस रेवोल्यूशंस जस्ट टू अचीव रिपब्लिक। अब इन्होंने एक और केस दिया है, दैट इज अ केस ऑफ जर्मनी।
जैसे फ्रांस में था वैसे जर्मनी में भी था। अब मैंने कहा ना कि जैसे जैसे फ्रांस रेवोल्यूशन करता था उसको देख के सब करते थे, तो जर्मनी ने भी ऐसे ही कुछ किया। जर्मनी के सारे मिडिल क्लास पीपल एक साथ आए और सब लोगों ने हाथ मिलाया और वो लोग पहुंचे द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। अब उन लोगों ने वहां पर वोटिंग की, इलेक्शंस किए और क्या फॉर्म कर लिया, जर्मन नेशनल असेंबली। राइट, अब क्या था, जल्दी जल्दी उन्होंने वोटिंग किया, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया और कहां पहुंचे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पहुंच गए, विच वॉज कन्वेंड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। अब क्या था, जल्दी उन्होंने वहां जाके ना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया, अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया और वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके कहां पहुंच गए, हमारे जो किंग थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, द किंग ऑफ रशिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम बात तो आप जर्मनी की कर रहे हैं, then how come the king of Prussia? King of Prussia कैसे आ गए यहाँ? So children, as we have discussed before कि पहले कोई states नहीं थे, countries नहीं थे, लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल रहते थे, तो वहां पर आपके प्रशिया के भी थे, जर्मनी के भी थे, सब लोग रहते थे लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल। तो ऑफ कोर्स उनके राजा कौन थे वहां, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे उस टाइम पर। अब वो लोग सब लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के पहुंचे राजा के पास, किंग ऑफ प्रशिया के पास पहुंचे और कहा कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए। अब आपको क्या लगता है कोई राजा क्या ऐसा होगा जो इजीली कॉन्स्टिट्यूशन भी दे दे और मोनार्क भी वहां वो खुद भी रहे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दे देना मतलब होता है कि आपने राइट्स दे दिए, फ्रीडम दे दिए। अब राजा को ये पसंद नहीं आया और राजा ने रिजेक्ट कर दिया ये वाला प्रपोजल, उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया एंड ही रिजेक्टेड द प्रपोजल। अब उन्होंने क्या किया, उनको ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग कोई और रिवोल्ट करने लगे, कोई और रिवॉल्यूशन पे पहुंच जाए, कोई और आवाज उठाए। उससे पहले उन्होंने क्या किया, जो अदर मोनार्क्स थे उनसे हाथ मिला लिया और कहा कि अपन सब एक हो जाओ, नहीं तो ये भी फ्रांस की तरह रिवॉल्यूशन चला देंगे, ये भी नहीं रुकेंगे, इनको यहाँ इस वक्त रोकना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों ने क्या डिमांड कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फाइनली क्या हुआ, सारे ट्रूप्स को अंदर बुलाया गया, आर्मी को अंदर बुलाया गया और वहां पर नेशनल असेंबली को डिसबैंड कर दिया और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। Finally, the parliament consequently lost the support of middle class people. Assembly disband हो गई. So children, this was all about the topic 1848, the revolution of the liberals. We will move on to the next topic, that is the women's participation.